questions in the class, right? And I gave 2 questions for you to do as homework. So I hope you must have done this. Any doubt in these questions? Question number 9 and 10. Please let me know if you want me to solve it. 9 वाला बता दूं? Okay. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, हाँ, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का क्या मतलब है देखेंगे. द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the lengths of 7 meter, 3 meters, 85 meters, 12 meters, 12 meter 95 सेंटीमीटर is. यानी कि इसका ये कहना है कि अगर हम 7 मीटर एक है और दूसरा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, है ना, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और तीसरा अपने पास है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर. ये 3 लेंस के मेजरमेंट दिए. अब ये क्या बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या है जो कि इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर ले, यानी कि डिवाइड कर ले. मतलब सिंपल सा चीज है कि ये बोल रहा है तुम्हें एचसीएफ के लिए. क्यों? एचसीएफ का क्या काम होता है? एचसीएफ यही होता है ना कि वो कौन सा हाईएस्ट नंबर है, वो कौन सा हाईएस्ट नंबर है जिससे कि जो भी गिवन नंबर है वो परफेक्टली डिवाइड हो जाए. करेक्ट. तो वही ये चीज बोल रहा है कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कौन सा है जिससे कि तीनों लेंथ मेजर होते हैं, यानी कि वो बड़ा नंबर जिससे कि तीनों परफेक्टली डिवाइड हो जाए. जैसे कि हमने कल नहीं देखा था वो क्वेश्चन की 8, 12 और 16 वाला, जो मैंने तुम्हें एलसीएम निकालने दिया था. तो हमने क्या निकाला था कि ठीक है भाई, इसमें जो 4 आ रहा था, 4 जो नंबर है वो हाईएस्ट नंबर है जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 2 से भी तीनों डिवाइड हो सकते हैं, 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है? 4. वो एचसीएफ होता है. ठीक है, हमने इन तीनों का निकाला था तो एचसीएफ जो निकाला था तो 4 आंसर आता है ना. तो वही चीज यहाँ पे भी ये बोल रहा है ना कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ दीज सेंटीमीटर इज, ऐसे करके बोल रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें निकालना है एचसीएफ. अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो यहाँ पे हमें आंसर सेंटीमीटर में दिख रहे हैं. ठीक है, ऊपर में हमें क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर के टर्म में दिख रहा है. तो हमें इसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहला 7 मीटर इज टू हाउ मच सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1000 सेंटीमीटर होता है. 100 सेंटीमीटर, है ना. 100 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर होता है. तो 7 मीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर. दूसरा हमारे पास है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी कि 300 प्लस 85, यानी कि 385 सेंटीमीटर. और तीसरा क्या है? 12 मीटर 95 सेंटीमीटर. 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर मतलब 1200 मीटर प्लस 95, है ना. समझ रहे हो? विच इज इक्वल टू 1290, 1295 सेंटीमीटर. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है. तो अब हमें एचसीएफ निकालना है 700, 385 और 1295 का. निकालो एचसीएफ, बताओ क्या आएगा. 35 सेंटीमीटर राधिका का आंसर है. ठीक है, 35 सेंटीमीटर. वेरी गुड, गुड. तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ले लो 385 और इसको फिर 700 से डिवाइड कर दो. ठीक है, 385 वन सा 385. सही है. कहीं पे डाउट हो तो बताना. ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, 315 आ गया. यहाँ पे 385 है, इसको फिर डिवाइड करते हैं. 315. ओके,
ओके, इसके बाद माइनस कर लो इसको, 0.7 है ना, और फिर 315, फिर इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, 7 4 = 28, ठीक है, डिवाइड करो 5, और ये क्या आएगा, 3, फिर 70 से करो तो 2 × 70, 0, 35 आया। अभी 35 और अब तीसरा नंबर बचा 1295, तो 35 से 1295 कट होता है, करके देख लो। 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आता है, 4 नहीं, 3 3 से जाएगा, ठीक है, 3 5 = 15, 5 1 क्या थी, 3 3 9 + 1 10, 105, 4 and 2 5, चलो हाँ 5 आया, फिर फर्दर 35 से अभी इसको करो, कितना आएगा, 35 मल्टीप्लाइड बाय अराउंड आ जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है, 6 5 = 30, बी कैरी, 6 3 = 18 + 3 21, नहीं 27, 7 से डायरेक्ट हो जाएगा 245, यानी कि 35 इज दी एचसीएफ। चलो ठीक है। आज लेट कैसे हो गए, चलो कोई नहीं, तो हो गया फिर नाइन्थ, कोई डाउट है इसमें नाइन्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये कर लिया था, कर लिया था, ये वाला हो गया था, ओके गुड, चलो शाबाश। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना चलते हैं, जो कि हमारा आज का मेंसुरेशन इन ज्योमेट्री। एक बार मैं कंफर्म करके आता हूँ कि हमारे पास पीडीएफ है, वरना फिर हम अपने शीट से ही कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है, गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। चलो ठीक है, एक बार और मुझे कंफर्मेशन दे दो जो लोग ऑनलाइन है कि मेरी ऑडियो आ रही है आप लोग को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, इसमें केवल मेंसुरेशन ही नहीं, मेंसुरेशन अगर देखा जाए ना तो ये एक होलिस्टिक टर्म है, और इस होलिस्टिक टर्म के अंदर तुम्हारा कोई भी मतलब सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें तुमने अपने 9 10 स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी ना, वो सारे टॉपिक्स आते हैं।
उसके अलावा कुछ पार्ट ज्योमेट्री का भी आता है हमारे सी सेट में, जो कि मैंने इसमें कवर किया है। अब देखो, मेंसुरेशन से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है हर साल, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इस टाइप से आता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन बात ये है कि अगर ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या 1 क्वेश्चन आ रहा है तो ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ना ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा है भी नहीं। और सही बताऊं तो देखो, इस टॉपिक में ना सारी चीजों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हें। जैसे कि अगर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जैसे कि फॉर्मूलेज है ना, इस टाइप के फॉर्मूलेज को अप्लाई करके तुम्हें इन क्वेश्चंस को करना होता है। हालांकि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि जैसा मेरा स्ट्रेटेजी ये रहा है कि जब मैं पढ़ता भी था और जो अभी बताता भी हूँ, तो वैसे ही है कि हम मतलब ये चीज समझे कि वो चीज आया कैसे, ताकि कभी अगर हम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, भूल गए, तो हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, तो हम लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो हम हर चीज में थोड़ा बहुत अ, ये जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उसको समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इट्स ओके। विद दिस लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो और देखो तुम कर पा रहे हो क्या। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हम सबने 10th किया ही है, 9th 10th, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है अब हमारे पास, है ना। कुछ चीजों में अगर तुम फॉर्मूले भूल भी गए हो तो इट्स ओके, हम जब आंसर डिस्कस करेंगे तो पता चल ही जाएगा, और धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस करते करते अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हाँ, इसका मतलब विड्थ का मतलब होता है मोटाई। ठीक है, और लेंथ, लेंथ जो है, अब देखो ये टर्म्स ना इंटरचेंजेबली यूज होते हैं कई बार। जैसे कि केवल दो ही अगर चीजें दी रहेगी, तो वो अगर तुम्हें लेंथ एंड विड्थ लिख दिए, तो भी तुम उससे वही समझ लेना कि दो साइड है और 2D शेप है। सपोज जैसे कि ये पीस ऑफ टिन बोल रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है मतलब 2D शेप है, 2D है ना, क्योंकि रेक्टेंगल का 3D क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड होता है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल बोला है। ठीक है, अगर ये तो 2D है, अगर 3D होता तो क्या होता, ऐसा होता 3D, है ना। तो 3D में, 2D में क्या है कि एक लेंथ है एक ब्रेथ है, इसको तुम लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। लेंथ और ये ब्रेथ को हम इंटरचेंजेबली ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कर लो, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में आ रहा है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड ये विड्थ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस जनरल टर्म में हम कैसे बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बोलते हैं, लेकिन कई बार इसको ये विड्थ भी बोल देते हैं, कई बार इसको थिकनेस भी बोल देते हैं, मतलब वो वर्ड्स इंटरचेंजेबली चेंज होते रहेंगे। तुम्हें समझना है, इंटरप्रेट करने की ये शेप कैसा है और ये किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा। समझ गए, ऐसा है। तो जनरली ब्रेथ और विड्थ जो वर्ड है ये इंटरचेंजेबली यूज होता है, तो दिस इज ब्रेथ होंगे। ठीक है, so we have got
टू आंसर्स, वन फ्रॉम स्वास्तिक, अनदर फ्रॉम स्नेहल. कोई बात नहीं, थोड़ा सोचो, 1 मिनट और ले लो. अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, फिर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, देयर इज अ पीस ऑफ टिन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. यानी कि एक क्या है, एक टिन है इनके पास, जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल वाला शेप है. और क्या बोल रहे हैं, हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर. इसका लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर. एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है. कोई शक है इसमें, इतनी बात है नहीं, क्लियर है. दिस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज क्यूब. क्यूब का शेप कैसा होता है, क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर शेप होता है. अभी हमने क्यूबॉइड देखा था. क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप को 3D में बना दिया. एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसको 3D में एक्सटेंड कर दिया. लेकिन एक स्क्वायर को अगर हम 3D में एक्सटेंड करते हैं, जिसमें सारे के सारे साइड बराबर हो, तुमने वो क्यूब देखा ही होगा, जिसमें कि वो हम है ना, वो वाला. और दूसरा तुमने वो भी देखा होगा, जो हम लूडो खेलते हैं, तो हाँ, तो उसका जो डाइस है, तो डाइस भी जो है वो भी क्यूब के फॉर्म में होता है. 6 फेसेस होते हैं, उसके 6 फेस होते हैं. अच्छा मुझे बताओ, स्क्वायर का एरिया क्या होता है. अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो क्या होता है, L/B. स्क्वायर क्या है, स्क्वायर भी तो एक टाइप का रेक्टेंगल है, बस इसके साइड बराबर है. इसका एरिया L/L हो सकता है. इसका एरिया L/L लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इसका ये भी लेंथ L होगा, ये भी लेंथ L होगा. L/L लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं L² लिख सकता हूँ. L² लिख सकता हूँ, कोई शक नहीं है. ठीक, चलो शाबाश. अगर मैं इसे L² लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर कोई बोले कि एक क्यूब ले लो, ये तो स्क्वायर है, जिसका कि L² जो है वो एक फेस का एरिया है. एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, करेक्ट, 6 होते हैं. अगर एक क्यूब के 6 फेस होते हैं और एक फेस का एरिया कितना है, L² है, L² है ना, एक फेस का एरिया L² आ रहा है, तो 6 फेस का एरिया कितना आएगा, 6L². ठीक है. जनरली अगर हम देखें तो हमारे बुक्स में फॉर्मूला 6A² दिया हुआ रहता है, वेर A इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब. ठीक है, तो 6A², इस तरीके से इसका ये आता है. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, 6A². अच्छा मुझे बताओ, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है. ये तो हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है. अगर मुझे बोले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. हाँ, तो इसका अगर तुम देखो कि 6, अगर इसको मैं 6 पार्ट में देखूं, तो इसमें से 2 पार्ट ये देखो, ये एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे. एक तो ये रेक्टेंगल शेप है, और एक ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है. ये दोनों फेसेस बराबर होंगे. इसके ऊपर में लगा हुआ फेस भी बराबर होगा इन दोनों के, और नीचे भी लगा हुआ फेस बराबर होगा. लेकिन इस साइड वाला जो है फेस, इस साइड वाला और इस साइड वाला फेस, ये दोनों फेस जो होंगे वो इक्वल टू दी ब्रेथ होंगे. ये वाला का देखो तो इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ है बराबर होगा, और जो इसका ब्रेथ है वो इसके बराबर होगा, इसके ब्रेथ के. उसी तरीके से ये वाला जो होगा ये ब्रेथ के बराबर होगा, सबके दोनों के ब्रेथ के बराबर होगा. यानी कि ये दोनों जो है वो स्क्वायर होंगे साइड में. साइड में 2 स्क्वायर लगे होंगे, और ऊपर में इधर इधर ऊपर और नीचे रेक्टेंगल शेप लगे हुए होंगे, और दोनों तरफ स्क्वायर शेप लगे होंगे. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया. तो वैसे में इसका हम कैसे निकालेंगे, L/B के कितने शेप हैं, रेक्टेंगल के कितने शेप थे, 1 2 3 4, 4 थे, तो 4 × L/B. और 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, जिसका कि B, तो ये हो जाएगा
टू मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, क्योंकि बी इज द ब्रेथ, ब्रेथ के बराबर का होगा उनका। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 LB प्लस 2B इंटू बी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2B, बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, 2B कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 2L प्लस B। नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया कि इसमें ये बी बी कॉमन है और 2 कॉमन है, ये जो 2 है वो कॉमन है, तो मैंने 2B बाहर ले लिया। अभी 2B मतलब बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के बाहर ले लिया, 2B अगर मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो 4LB किसके बराबर होगा, 2B का 2 खत्म, मतलब 4LB डिवाइडेड बाई 2B करना है ना, तो बी बी कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, 2L बचा, तो यहाँ पे मैंने 2L लिख दिया। 2L प्लस उसी तरह 2B डिवाइडेड बाई 2B, ये कट हुआ तो मैंने B लिख दिया, यानी कि ये आएगा 2B मल्टीप्लाइड बाई 2L प्लस B, इस टाइप से। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। चलो ठीक है, अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम इस वाली क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई a piece of tin is in form of rectangle of the length 12 centimeter and width 8 centimeter. This is used to construct a closed cube. अब ये एक पीस ऑफ शीट है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको बोल रहे हैं कि हम कट करेंगे और कट करके क्यूब बनाएंगे। अगर इसको कट करके क्यूब बनाया तो क्या हम कहीं बाहर से मटेरियल लेके आ रहे हैं? नहीं लेके आ रहे, उसी टिन को कट करके हमें एक क्यूब बनाना है। ठीक है, और हमें ऐसा भी नहीं है कि हम एक छोटा क्यूब बना दे बाकी पूरा फेंक दें, वो भी नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल यूज होना चाहिए उस क्यूब को बनाने में। इसका मतलब क्या मैं ये समझू कि जो इस रेक्टेंगल का एरिया है, इस रेक्टेंगुलर टिन का जो एरिया है वो बराबर है उस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के, क्योंकि इसी शीट से कट कट के उसके चारों लगेगा ना वो क्यूब में, समझ रहे हो? तो इसका जो टोटल एरिया है वो क्यूब के एरिया के बराबर होगा। तो एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, 12 8 जा 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, अब ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया इस रेक्टेंगल का एरिया। अब क्या बोलते हैं कि एक क्लोज क्यूब बनाना है। अब क्यूब का हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, करेक्ट, क्या था, 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर जो है वो टोटल सरफेस एरिया था, 6 फेस और सबका ए स्क्वायर है ना, 6A स्क्वायर। तो 6A स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 96 के बराबर होना चाहिए। A स्क्वायर इक्वल टू 16, 6 से कट करोगे, ठीक है, 16, और A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, A इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर आ गया 4, यानी कि जो क्यूब बनेंगे उसका एजेस का एरिया क्या होगा, 4। सिंपल था, हमें बस एक रेक्टेंगल के एरिया को क्यूब के एरिया में डिवाइड करना था। ठीक है, जो नोट कर रहे हैं वो कर लें और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ें। प्लीज मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा स्वास्तिक, तुमने जो लिखा है ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है, वो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड नहीं होता। ठीक है, समझ गए स्वास्तिक, या फिर समझाऊं मैं, LBH? हाँ ठीक है, चलो शाबाश, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये करो, ये भी इजी क्वेश्चन है।
देखो स्वास्तिक ने जो स्वास्तिक ने जो एक ये उसको कंफ्यूजन हुआ सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में, तो मैं तुम्हें एक बेसिक थोड़ा सा समझा देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। एरिया तो हमें समझ में आता है कि एरिया क्या होता है, बट वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग, ठीक है एक बात बताओ कि क्या एक रेक्टेंगल का एरिया हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमने अभी देखा सर। क्या एक रेक्टेंगल का वॉल्यूम हो सकता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होती है किसी भी चीज की में सपोज कर लो, बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, हाँ बिल्कुल मैथमेटिकल नहीं, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो कोई भी किसी भी चीज का वॉल्यूम होने के लिए उसके अंदर कुछ स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए। जनरली कैसे होता है, हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, तो हम बोलते हैं कि भाई मैं जिसमें दूध लेकर के आता हूँ वो 2 लीटर का कंटेनर है, मतलब कि उसके अंदर 2 लीटर दूध आ रहा है, यानी उसका जो वॉल्यूम है अगर देखा जाए तो उसकी कैपेसिटी जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर तक की है, एक एक वैसे बता रहा हूँ। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड समथिंग, है ना। अगर यानी कि किसी भी शेप का वॉल्यूम होने के लिए उसका 3D होना जरूरी है, 2D का कोई वॉल्यूम नहीं होता। 2D के ऊपर तुम कुछ स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है कि नहीं। लेकिन 3D में चीजें स्टोर रहती है। अब उसमें हवा भराओ, उसमें पानी भराओ, या उसमें वो मटेरियल खुद भराओ, समझ गए, मतलब कि एक मतलब एक मान लो सीमेंट का ही एक बहुत बड़ा सा ईट ईट बनता है ना, तो उसका खुद का एक वॉल्यूम है, उसके अंदर में वही पूरी मिट्टी भरी है या फिर सीमेंट भरा हुआ है, जो सीमेंट का एक ईट बनी हुई है, ठीक है। तो वो चीज होती है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊं तो वो ये चीज होती है कि सर जैसे कि मान लो कि ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं और रेक्टेंगल्स रख दूं, एक रेक्टेंगल और रख दूं इसी के ऊपर, और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल और रखूं, इसी तरीके से मैं इसके ऊपर रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल रखता जाऊं, तो एक रेक्टेंगल उसके ऊपर दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे करके मैं रखते जा रहा हूँ, ठीक है। तुम समझ रहे हो, मैंने ये इसको 2D में बना रहा हूँ मैं, ठीक है, साइड व्यू दिख रहा है तुम्हें। तो इस तरीके से कि ऊपर 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 जाता रहेगा, एक रेक्टेंगल है उसके ऊपर दूसरा उसके ऊपर तीसरा ऐसे ऐसे मैं बढ़ाते जाता हूँ, तो उसके ऊपर जा रहा है, यानी कि ये 2D शेप अब 3D में कन्वर्ट हो रहा है। हमेशा याद रखना कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है इसका एरिया, जो भी शेप था, बेसिक शेप जो था, जो इसका बेसिक शेप था, ठीक है, उसका एरिया ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम जितने भी हाइट तक उसको इंक्रीज करते हो, यानी कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसमें उसकी हाइट मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट जो है वो तुम्हारी क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये शेप क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में नहीं, रेक्टेंगल तो 2D शेप है, अब ये क्यूबॉइड बन चुका होगा, करेक्ट। ऐसे उसी तरीके से उसी तरीके से मुझे बताओ कि सर अगर हमारे पास एक एक सर्कल है, इस सर्कल का को मैं एक पर्टिकुलर हाइट तक इसके ऊपर सर्कल पे सर्कल लगा करके मैं इसको एक हाइट तक लेके जाता हूँ ऊपर, तो ये क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है। अब मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तुम इस सिलेंडर का ना मेरे को वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम इस सिलेंडर का कैसे निकलेगा? नीचे वाले जो ये जो हमारा सर्कल है इसका हम निकालेंगे एरिया, इसका एरिया किसके बराबर होगा? इसका एरिया यहाँ ये है आर, आर इज द रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि नीचे वाले का तो एरिया निकल गया पाई आर स्क्वायर,
बेस का एरिया निकल गया। उसको कौन से हाइट तक लेके जाना है? हाइट h तक लेके जाना है। इसका हाइट h है, तो बस इसको पाई आर स्क्वायर और h से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिंपल है, किसी भी चीज का वॉल्यूम इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब तुम्हें बोला जाए कि ठीक है ये तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया, बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ कोन? एक कोन का किसके बराबर? कोन क्या होता है? कोन तो हमें पता ही होगा 100%। इसको कोन बोलते हैं। अगर शेप ऐसा होता है ना, मैंने उल्टा रखा है कोन को, जो भी है इस टाइप का, इसको कोन कहते हैं। तो क्या होगा इसका? अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसको कट करूंगा, तो ये वाला शेप और ये वाले शेप को अगर जोड़ दूंगा ना इस तरफ लाके, और ये वाला शेप को इधर लाके चिपका दूंगा इससे, तो ये भी एक कोन बनेगा। ये है 2D में, बट एक कोन और बनेगा। समझे? एक्चुअली में 2D में दिख रहा है इसलिए ऐसे है, लेकिन अगर 3D में देखा जाए तो टोटल, यानी कि क्या होता है, तुम्हें एक सिंपल सा बात बताता हूँ, इस बात को मतलब ध्यान में रख लो। जो कोन होता है, कोन, एक कोन का एरिया, एक कोन का जो वॉल्यूम होता है, वो होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है, क्योंकि 3 के बराबर इसमें कैपेसिटी होती है एक सिलेंडर के अंदर में। अगर हमने कोन बनाया ना, तो उसमें जो खाली स्पेस बचेगा ना उस सिलेंडर में, वो उसमें 2 कोन के बराबर की कैपेसिटी होगी। ठीक है, ऐसा रहता है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंपल है, याद रख सकते हो। यानी कि अगर मुझे बोला जाए वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यानी कि पाई आर स्क्वायर h/3। ये हमारी निकलेगी वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो ठीक है। बाकी मैं आपको ना, जो आपका ग्रुप है उस पे फॉर्मूले की मैं लिस्ट जो है वो शेयर करवा दूंगा। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले की जो लिस्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो तुम्हें मेंसुरेशन से रिलेटेड है, उसकी जो लिस्ट है वो मैं शेयर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली यूपीएससी ना कभी भी नहीं चाहता कि तुम बहुत ज्यादा याद रखो, इसलिए अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। अगला क्वेश्चन इसको कर। सिंपल चीजों और लॉजिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते ही क्वेश्चन। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड स्वस्तिक।
ओके मेरे पास राशि का आंसर आया है 1/3। ये आंसर है। ओके, लेट्स वेट फॉर मोर आंसर्स। 1 मिनट मोर, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये इजी है। और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, पता है मैं बहुत टाइम दूंगा। अगर क्लास में 5 क्वेश्चन भी हों तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर 5 क्वेश्चन हो तो वो 5 एटलीस्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आने चाहिए। बाकी तुम घर में जाके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जो 2 घंटे हैं इसमें तुम अपनी चीजों को जरूर क्लियर करो, क्योंकि मैं तुम्हें ये 2 घंटे के बाद फिर कल ही मिलूंगा, है ना। तो इससे तुम अच्छे से क्लियर करना, एक एक चीज, छोटे छोटे चीज क्लियर करना, ठीक है, पूछ के जाना, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो रोको, पूछो, आराम से करो। स्नेहल ने हाफ बोला है। ओके, 1/2। देखते हैं।